हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। क्लास 8वीं वाले, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चनों का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, तो इसका डिटेल से आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। जो चैप्टर है आपके, उसका नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन आपने पढ़ा है, किताब में समझा भी है। अब उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जो पहला है आपका, उसको देखते हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लो, और कमेंट्स भी करके आपको बताना है कि ये क्लास वीडियो कैसी लगी आपको। और जो भी बच्चे 8वीं में हैं, आपके कोई फ्रेंड, कोई दोस्त जो भी है, उनको ये वीडियो आप शेयर करो। और जो क्वेश्चन है यहाँ पर उनको देखेंगे, और हम बिल्कुल पढ़ने के लिए और अच्छी ग्रेड बनाने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल शानदार ग्रेड के साथ हम 8वीं को क्लियर करेंगे। अब बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, जनन किसे कहते हैं? जनन क्या है? जनन क्या है? तो आप देख सकते हो, जनन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। जनन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो आपको पता है, जनन जो है सजीव के लिए, किसके लिए? सजीव के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उसकी जो जाति है, उस जाति की उत्तर जीविका बनाए रखता है। इसलिए जनन क्या है? आवश्यक है। मतलब जो जाति है, उस जाति की जो उत्तर जीविता का मतलब यूँ है कि उसकी निरंतरता को बनाए रखता है। इसलिए जनन क्या होता है भाई? आवश्यक होता है। जनन क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। चलो दोस्तों, जब कोई जीव अपने शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। शिशु को क्या देता है? जन्म देता है, तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तर जीविका बनाए रखने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। मतलब जाति की जो निरंतरता, स्पीसीज भी बोल सकते हैं, स्पीसीज या जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए और उत्तर जीविका बनाए रखने के लिए जनन क्या होता है? आवश्यक होता है। जब कोई जीव अपने शिशु को जन्म देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, आपको पता है निषेचन 2 प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले ये समझो कि निषेचन किसे कहते हैं। तो जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिसे अंडाणु कहते हैं, इसका संलयन होना, संलयन का मतलब होता है इनका मिलना, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का निषेचन होता है। पहला है आपके बाहरी निषेचन। पहला कौन सा है? बाहरी निषेचन। और दूसरा है आंतरिक निषेचन। दूसरा कौन सा है? आंतरिक निषेचन। अब बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन में आप जानते हो, बाहरी निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, बाहरी निषेचन कहलाता है। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है? मेंढक। मेंढक में बाहरी निषेचन होता है। क्लियर? और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जिसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। जैसे कि जो मनुष्य है, मानव मनुष्य जो है, उसमें कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्लियर? इसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? युग्मनज किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? युग्मनज किसे कहते हैं? तो आपका जवाब रहने वाला है, युग्मनज जो है दोस्तों, निषेचित अंडाणु को ही हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। निषेचित अंडाणु का मतलब जिसमें निषेचन हो चुका है। मतलब किसी, जैसे कि यहाँ समझो, जैसे कि कोई अंडाणु है, अब इस अंडाणु को कोई शुक्राणु इसको भेद देता है, तो इसे हम कहते थे निषेचन।
क्या कह देते हैं? निषेचन कहते हैं। किसी अंडाणु को शुक्राणु द्वारा भेदना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब ये अंडा कैसा हो चुका है? निषेचित हो चुका है। ये अंडा कैसा हो चुका है? निषेचित हो चुका है। अब ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा ये। क्लियर? क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परकनली शिशु किसे कहते हैं? परकनली शिशु किसे कहते हैं? इसको समझेंगे अब। परकनली शिशु, परकनली शिशु का मतलब होता है, कुछ स्त्रियों में क्या होता है, कुछ स्त्रियां जो होती है वो उसमें उन्होंने जो स्त्रियां होती है उनकी फेलोपियन ट्यूब जो अंडवाहिनी होती है वो किसी कारण से, अंडवाहिनी भी इसे बोल सकते हैं, किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है। और अवरुद्ध होने के कारण जो निषेचन है वो नहीं हो पाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं इसको, निषेचन नहीं हो पाता है। और ऐसी कंडीशन में निषेचन जब नहीं हो पाता है तो हम परकनली शिशु जो टेक्निक है उसका उपयोग करके निषेचन कराते हैं, जिसे कृत्रिम निषेचन भी अपन कहते हैं। कौन सा निषेचन? कृत्रिम निषेचन भी जिसे अपन कहते हैं, यूँ बोल सकते हैं IVF, है ना। इसको एक बार पढ़ते हैं। कुछ स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु जन्म उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके, ये जो नर और मादा जो होता है अपनी स्वेच्छा से शुक्राणु अंडाणु देते हैं और उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम याद रखना। IVF का पूरा नाम क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इसको हिंदी में बाहरी निषेचन भी कहते हैं, कृत्रिम बाहरी निषेचन। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है बाहरी ट्यूब में, परकनली में, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। इस प्रकार जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? परकनली शिशु कहते हैं। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो शुक्राणु, जैसे ये शुक्राणु है तो इस शुक्राणु में ये पूंछ क्या काम आती है? तो जब ये चलता है, मतलब इसको देखो गति की आवश्यकता होती है। इसको किसकी आवश्यकता होती है? गति की आवश्यकता होती है। ऐसे समझो कि जैसे कि ये मादा जनन अंग का चित्र है। अब ये इस प्रकार से था, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे शुक्राणु है, अब ये शुक्राणु इसमें जाएंगे, ये शुक्राणु इसमें जाते हैं, तो इनको क्या चाहिए गति के लिए? मतलब इनकी जो पूंछ है, इन पूंछ को गति, ये पूंछ शुक्राणु जो होते हैं, इन शुक्राणुओं को, शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो इसमें, इसको यहाँ पर जाना होता है, क्योंकि निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। अब ये यहाँ से इतनी दूर जब जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे तो उनके लिए क्या चाहिए? गति चाहिए। क्या चाहिए भाई? गति। तो गति, ये जो पूंछ होती है ये क्या करता है? उनमें गति के लिए सहायक होते हैं और ये यहाँ तक जा पाते हैं, यहाँ तक जा पाते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु में जो पूंछ होती है वो पूंछ गति करने में क्या होती है? काम आती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं दोस्तों? आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे अपन ने इसमें देखा था मनुष्य, तो यहाँ पर आप क्या आएगा? मनुष्य, गाय, कुत्ते, इनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। शरीर के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। क्लियर? हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो वह बाहरी निषेचन किसे कहते हैं? अब ये भी हमने बता दिया है अभी। बाहरी निषेचन भी अपन ने देखा है, जो शरीर के बाहर निषेचन हो, नर युग्मक मादा युग्मक जो शरीर के बाहर मिलते हैं, संलयन होता है, तो वो बाहरी निषेचन कहलाता है दोस्तों। कौन सा निषेचन? बाहर है। इसमें आपको उदाहरण याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? उदाहरण याद रखने हैं आपको। जैसे मेंढक, मछली, जलीय जीव, जो समुद्री जीव होते हैं, तो उनमें कौन सा निषेचन होता है दोस्तों? बाहरी निषेचन होता है। कौन सा? बाहरी निषेचन होता है, ये याद रखना है आपको। क्लियर? जो जलीय जीव होते हैं उनमें, क्योंकि उनको एक माध्यम मिल जाता है, जैसे कि ये पानी है, तो पानी, जैसे कि यहाँ पर अंडाणु है, अभी शुक्राणु अगर यहाँ भी अगर होंगे तो ये जल के माध्यम से गति करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों, उनमें अधिकतर कौन सा निषेचन होता है? बाहरी निषेचन होता है। क्लियर? अगला देखते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं? अगला क्या है? भ्रूण किसे कहते हैं? तो भ्रूण किसे कहते हैं दोस्तों? युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं संयुक्त होने लगती है
मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं उसको समझो। देखो एक बार यहाँ पर युग्मनज, युग्मनज मतलब जो इनमें निषेचित अंडा जो होता है युग्मनज कहलाता है, ठीक है ना। तो युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत हो जाती है, मतलब 2 या 2 से अधिक भागों में, मतलब इसके क्या हो जाते हैं बहुत सारे कोशिका विभाजन होकर और एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है, ठीक है। तो विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित हुए भ्रूण को ही क्या इस विकसित हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। मतलब जो कोशिकाओं का समूह होता है जिसे ऊतक या फिर उनमें अंग बन जाते हैं और अंग बनने के बाद वो विकसित हो जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ये वीडियो लाइक ज़रूर करना है आपको। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस प्रकार से आपके लिए और वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो आप इसको और आगे देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रूण कहाँ रोपित होते हैं, भ्रूण कहाँ रोपित होते हैं। तो आपको पता है भ्रूण कहाँ रोपित होता है, भ्रूण आपके मतलब भ्रूण कहाँ रोपित होता है, तो ये गर्भाशय की दीवार पे कहाँ पर रोपित होता है दोस्तों, गर्भाशय की दीवार पे। याद रखना है, गर्भाशय की दीवार पर या भित्ति पर क्या होते हैं, ये भ्रूण रोपित हो जाता है और वहीं पर शिशु का निर्माण होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भ किसे कहते हैं, गर्भ। अब देखो गर्भ और भ्रूण में अंतर है। भ्रूण जो है वो अविकसित होता है, भ्रूण क्या होता है, अविकसित होता है, जबकि गर्भ क्या है, तो इसको पढ़ते हैं अपन दोस्तों, तब तक आपको समझ में आएगा। भ्रूण की वह अवस्था, देखो भ्रूण की अवस्था किसकी, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान कर सकते हैं अपन। मतलब भ्रूण और गर्भ में इतना सा अंतर है कि भ्रूण में अंगों की पहचान या शरीर के जो भी अंग है उसकी ठीक से पहचान नहीं की जा सकती, जबकि गर्भ जो होता है, गर्भ में शरीर के सभी जो शिशु होता है, शिशु के सभी जो अंग है वो बन जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भ कहते हैं। क्लियर, गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतु में अंतर बताना है। जरायुज और अंडप्रजक में क्या अंतर है, तो याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। जरायुज जंतु का मतलब होगा जो शिशु उत्पन्न करते हैं, जो क्या देते हैं, मतलब अंडे को नहीं देकर, अंडा मतलब उसमें क्या है, अंडा नहीं बनता, शिशु बनते हैं। जीव में अगर जीव शिशु उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम जरायुज जंतु कहेंगे, और अगर अंडे देता है तो उसे अपन अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो दोस्तों, जरायुज का जो शिशु को देगा, जैसे मानव, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है, जरायुज है। और अंडप्रजक में जैसे कि मुर्गी है, जैसे कि मुर्गी है, पक्षी वगैरह जितने भी आते हैं वो सब किस में आएंगे, आपके अंडप्रजक में आएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए आप। और अगला क्वेश्चन है आपके, युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं लिखनी है। युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं लिखनी है। तो चलो आओ देखते हैं इसको, 2 विभिन्नताएं आपको देखनी है। तो पहला है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती, इनमें शारीरिक भागों की क्या नहीं होती, पहचान नहीं होती, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है और ये विकसित होकर क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अगला देखो, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है। तो कितना लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ कितना लगता है। हाँ, 3 सप्ताह। कितना लगता है, 3 सप्ताह का समय लगता है। मतलब यूँ कह सकते हैं अपन 21 दिन का, लगभग 21 दिन का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चूजा का मतलब क्या होता है, बच्चा बनने में। ठीक है। हाँ, अगला देखो, मुकुलन या मुकुल किसे कहते हैं। देखो मुकुलन और मुकुल में अंतर है। जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है जिसे अपन कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। तो किसी जो हाइड्रा होता है, उस हाइड्रा में, जैसे हाइड्रा कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार की संरचना क्या है, हाइड्रा। तो इसमें ये जो अंग है, जैसे ये है, इसे मुकुल कहते हैं। मतलब उभरा हुआ जो अंग होता है उसे क्या कहते हैं, हम मुकुल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। ये तो अलग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मुकुल किसे कहते हैं, तो हाइड्रा में अनेक मुकुल निकलते हैं, जो उभरी हुई संरचना है वो निकलती है, जिससे एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस उभार को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हाँ, हाइड्रा में जो उभार होता है जिससे नए जीव का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। याद रखना,
अगला क्वेश्चन मुकुलन, ये परिभाषा पूछ रहे हैं मुकुलन किसे कहते हैं। इन दोनों चीज़ों में याद रखना है आपको, या गलती नहीं करनी। मुकुलन किसे कहते हैं, तो हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार की जो जनन है उसे मुकुलन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंढक का जीवन चक्र का वर्णन करना है। मेंढक का जीवन चक्र मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो क्या होगा, मेंढक अंडे देते हैं, अंडपराजक जंतु है, इनमें बाहरी निषेचन होता है। मेंढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नए मेंढक शुक्राणु को छोड़ देते हैं, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर क्या बन जाता है दोस्तों, टेडपोल बन जाता है। फिर युवा टेडपोल में विकसित हो जाता है और कुछ परिवर्तन के साथ टेडपोल मेंढक में बदल जाता है। और ये क्या कहलाता है, मतलब टेडपोल का वयस्क मेंढक में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना, कायांतरण। क्या कहलाता है, कायांतरण। वयस्क मेंढक का, सॉरी, टेडपोल का वयस्क मेंढक में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। क्लियर, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द्विखंडन किसे कहते हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं, तो द्विखंडन भी अलैंगिक जनन की क्या है, एक विधि है। अलैंगिक जनन की क्या है, ये एक विधि है। क्लियर, देखो और क्या कह रहा है, किस जीव में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। तो आपको याद है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय के जीव है और इसमें क्या होता है, द्विखंडन होता है। एक अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसे होता है। ठीक, तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय के जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार का जनन दो प्रकार का जनन अमीबा में बनते हैं और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सजीव के लिए जनन क्यों आवश्यक, क्यों महत्वपूर्ण है। ये पहले भी आ चुका था, तो आपको पता है जनन जाति की निरंतरता और उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्लियर, अगला देखो, मनुष्य में दोस्तों, अगला देखो, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में क्या समझाना है आपको, निषेचन प्रक्रम को समझाना है। तो निषेचन कैसे होता है, मतलब निषेचन को समझाना है, तो ये थोड़ा इसमें समझाना पड़ेगा आपको, बड़ा लिखना पड़ेगा थोड़ा। जैसे कि देखो यहाँ पर कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन निषेचन कहलाता है। एक शुक्राणु, केवल कितना, एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ क्या होता है, संलयित होता है, बाकी शुक्राणु नहीं होते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, युग्मन बन जाता है, जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चित्र देखो आप, सॉरी ये चित्र देखो, इसमें ये शुक्राणु देखो यहाँ पर, ये इस प्रकार से अंडाणु को भेद पा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखनी है। युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखनी है, तो ये पहले भी आया था। अगला क्वेश्चन देखो, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती, जबकि गर्भ में भ्रूण विकसित होकर क्या बन जाता है, गर्भ बन जाता है और इसमें शारीरिक अंगों की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। क्लियर, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, मादा के गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का रोपण होता है। देखो अगला क्वेश्चन आया है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो लार्वा जो होता है टेडपोल, उस लार्वा का उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। जैसे मेंढक में टेडपोल का कायांतरण द्वारा वयस्क में परिवर्तन होना, किस में परिवर्तन होना, वयस्क मेंढक में परिवर्तित होना। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा देनी है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा नंबर के आएंगे आपके। वो जो पहले ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या थे, बड़े थे, है ना। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, बड़े। ये थोड़े ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है। जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो अलैंगिक जनन, ये बड़े क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, बड़े क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन ये हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है और उसको अलैंगिक जनन की विधियाँ का वर्णन करना है। तो किसे कहते हैं, देखो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म दे, अगर दो जनक है तो फिर वो लैंगिक जनन कहलाएगा। क्लियर, जंतुओं में अलैंगिक जनन दो विधियों के द्वारा होता है, पहला है मुकुलन और दूसरा है हाइड्रा। देखो और भी विधियाँ होती है, लेकिन आपके यहाँ पर
उन विधियों को नहीं दिया गया है, केवल 2 ही विधियाँ दे रखी है। पहली है आपके मुकुलन और दूसरी है द्विखंडन। इसको समझो, मुकुलन को हाइड्रा में, किस में होता है मुकुलन? हाइड्रा में, याद रखना मोस्ट है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो हाइड्रा मुकुलन, मुकुल से नए जीव का बनना, मुकुल से नए जीव का बनना, इस प्रकार का जनन मुकुलन कहलाता है। यहाँ पर चित्र भी बना सकते हो आप। अगला द्विखंडन, अमीबा जैसे एक कोशिकीय के जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक से 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार का जनक 2 अमीबा बनाते हैं। कितने अमीबा? 2 अमीबा बनता है। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। हाँ, इसको आपको पूरा पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन में अंतर बताना है, भेद करना है, मतलब अंतर। देखो जब भी दोस्तों अंतर वाला क्वेश्चन आता है, जब भी दोस्तों ये ऐसे अंतर वाला या भेद वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से ही लिखना होता है। वैसे ये बना हुआ आएगा आपके 8वीं क्लास में जो है क्वेश्चन आते हैं उसके नीचे ही आपको आंसर की जगह दी होती है, तो वैसे आपको लिखना होता है। अब देखो, पहला आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन में आपको अंतर बताना है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है ये मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाहरी निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक और मछलियों में, और इधर मनुष्य और जानवर में। क्लियर? तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो आरटीयू में हैं या जिनके लिए उपयोगी है। ये उन दोस्तों को उनको शेयर कीजिए और लाइक कमेंट्स करके बताइए मुझे कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। थैंक यू, धन्यवाद। रवि सर की क्लास में आप सभी का स्वागत। थैंक यू।